हेलो एवरीवन, लाइंस एंड एंगल्स में स्टेप नंबर 3 की हम बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होती है, उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि पैरेलल लाइन एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा, यदि इन दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे नापिए, चाहे आप इधर से मेजर करिए चाहे इधर से मेजर करिए, वो हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर वो बराबर आएगा तो ये दोनों लाइनें कहलाएंगी क्या बेटा, पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएंगी बेटा, पैरेलल लाइंस। समझ में आप लोगों को? तो पैरेलल लाइनें वो दो लाइनें होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। आप तीसरा भी खींच दीजिएगा, अगर वो तीनों का डिस्टेंस बराबर बराबर है, कहीं आपस में नहीं कटेंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन से। ठीक बेटा, चलिए अगर हम इस तरीके से पहले एक लाइन लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है बेटा, और इस तरीके से हमने एक यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर डाल देते 90 एंगल। ठीक है, तो इन्हें बोल देते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा आपस में, परपेंडिकुलर लाइन। लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर लाइन किन्हें बोलते हैं, जो आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब वो काटती हैं जब दूसरे को, तो वहां पर 90 का एंगल अगर बनता है तो उनको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें अगर लाइन सपोज करिएगा, देखो ये मैं बता देता हूँ यहाँ से, अगर एक ऐसे लाइन जा रही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है। ठीक है बेटा, और अगर वो खड़ी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो इसको हम बोल देते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, और परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होती है। यदि मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से ना टिल्ट कर देता हूँ, इस तरीके से बेंड कर देता हूँ, तो ये लाइन जो होती है, इसको हम, इसका नाम जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्लैंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट, SLANT, स्लैंट तिरछी, झुकी हुई। तो ये तिरछी लाइन है, तो इसको हम तिरछी लाइन बोल देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो ऐसे पूरी स्ट्रेट खड़ी हुई थी इस तरीके से, उसको हमने वर्टिकल लाइन का नाम दिया था। और अगर वो दूसरे को 90 के एंगल पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बेटा, इंटरसेक्ट का मतलब समझे, मैंने आपसे क्या बताया कि वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये जो दोनों लाइनें हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बेटा, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिख लीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से आप लोग जो है लाइन पर ले सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, और ये एंगल जो है हमेशा इन दोनों के बराबर होता है। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी आप बस के लिखना समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, स्लैंट लाइन क्या है, वर्टिकल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, पैरेलल क्या है, और ट्रांसवर्सल क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, यदि इस तरीके से आपकी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है बेटा, और सॉरी मतलब लाइन है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन और खींच दी इस तरीके से, तो ये दो लाइनें होंगी पैरेलल। ठीक है बेटा, यदि इनको मैं किसी भी लाइन से इंटरसेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से या इस तरीके से, किसी भी तरीके से यदि मैं इन दोनों को जो है काट देता हूँ या इंटरसेक्ट कर देता हूँ, तो फिर इस लाइन को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, और यहाँ पर अगर सपोज करिए, इस लाइन का नाम हमने L दिया, इसका M दिया, और ये एंगल देखो कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, जैसे 1 है, फिर यहाँ पर 2 आता है, फिर यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 4 आता है, फिर इधर नीचे ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, और ये होता है आपका 8। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहले आपको दो पैरेलल लाइनें खींचनी है, ठीक है, उसके बाद उससे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है या काटता है, तो वहां पर जो है हमारे पास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें से वो एंगल्स कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा, इसमें नंबर 1 में आपको देखना पड़ेगा। नंबर 1 में इसमें जो है आ रहा होगा इसमें एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर होगा 4 एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटीरियर होता है बाहर की तरफ। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ से रास्ता क्लोज कर दूं, यहाँ से भी रास्ता क्लोज कर दूं, तो ये तो कहीं जाएंगे नहीं, है बेटा।
लेकिन ये इनके पास रास्ता आपका ओपन रहेगा, ठीक है। तो 1 2 7 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो एंगल 1 है या एंगल 2 है या एंगल 3 है, सॉरी एंगल 3 नहीं बेटा, एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये सारे एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो 4 एक्सटीरियर है तो 4 क्या है, इंटीरियर एंगल्स। नंबर 2 पे आप लिखेंगे 4 इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे बेटा, 4 इंटीरियर एंगल्स। इनका यूज जब होगा हम आपको बताएंगे, पहले आप समझिएगा कि एक्सटीरियर होते हैं बाहर के एंगल, इंटीरियर होते हैं अंदर के एंगल। मींस ये वाले एंगल चाहिए अंदर वाले, तो अंदर है 3 4 5 6 है बेटा। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। समझ में आया बेटा। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि दो पैरेलल लाइनों को यदि कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल के नाम से जानते हैं और टोटल 8 एंगल बनते हैं, जिनमें से 4 होते हैं एक्सटीरियर एंगल, 4 होते हैं इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जो बाहर होते हैं, ये वाले बाहर माने जाते हैं, ठीक है बेटा। अब जो अंदर हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा इसमें अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं और मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, मतलब इसमें यहां पर इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। जब आप दो पैरेलल लाइनें करते हैं, खींचते हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल काटता है तो वहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। ये नहीं कि हमेशा कहीं भी कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगा। दो पैरेलल लाइनें, एक ट्रांसवर्सल अगर है तो वहां पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इन चारों को उठा के सेम का सेम यहाँ रख देंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अपना लेफ्ट हैंड अगर रेस किया तो आप भी अपना लेफ्ट हैंड ही रेस करें तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डेंसी, ठीक है बेटा। इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं इनको हटा के यहाँ पे रखूंगा तो दिमाग लगाइए, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, देखिए ध्यान से देखिएगा ना। तो ये चारों एंगल को उठा के यहाँ रख देता हूँ तो 1 आएगा 5 के स्थान पे, 4 आएगा 8 के स्थान पे, 2 आएगा यहाँ पर और 3 आएगा नीचे, देखिए दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 किसके बराबर है, मतलब किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। तो 2 के साथ क्या आ रहा है 6, 2 के साथ क्या आएगा बेटा 6। चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। क्या मैं सही लिखा है मैंने, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, तो इनको बोलते हैं हम लोग बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है, जब आपके पास दो पैरेलल लाइनें हो और एक ट्रांसवर्सल हो तभी आप ये लागू कर सकते हैं, अन्यथा आप ये लागू नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो समझ में आप लोगों को बेटा। चलिए अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो कैसे इसका एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। ये है हमारा एक पैरेलल लाइन का फिगर, ठीक है बेटा। ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब मैंने कहा कि एंगल ए है ये हमारा, तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। देखो ये एक लाइन है आपकी पैरेलल और ये इसके ऊपर है, तो ये भी एक पैरेलल लाइन थी ना, तो इसके ऊपर का एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आया बेटा। और अगर ये लूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये लूंगा तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। चलिए ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा। अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, ठीक है बेटा, किसी भी एक पॉइंट पर, तो वहां पर हम लोगों के हमेशा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तैयार होते हैं, ठीक है। इसका मैं हल्का सा आपको फिगर बना के भी दिखा देता हूँ। नंबर 4 पे हम आ गए हैं शायद, और ये है आपका, लिख लेंगे यहाँ पे वर्टिकली, क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, या आर इक्वल लिख लीजिएगा, ऑलवेज लगाना है लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज इक्वल, ठीक है बेटा। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये लाइन इस तरीके से इस लाइन को काटेगी, मतलब दो लाइनें कैसे भी काट लो, अगर आप ये भी काटेंगे तब भी चलेगा, आप इस तरीके से काटना चाहते हैं तो तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस दो लाइनें आपस में कट होनी चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्ट होनी चाहिए।
तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला इसके सामने कौन सा एंगल, देखो ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, इसके सामने ये वाला एंगल होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सामने का मतलब अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। हमें बस इसके सामने जाना है, यानी कि यहाँ पे आना है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो उसी प्रकार से अगर ये एंगल ए है तो फिर ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा? अपने आप ही ए हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ऐसा देखो यहाँ भी हो रहा है, आप यहाँ से भूल जाइए, देखो यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट दी, देखो ऐसे लाइन पे, और फिर इस लाइन ने इसको यहाँ पे देखो काटा, तो मीन्स क्या होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मीन्स एंगल 2 बराबर होगा 4 के, एंगल 1 बराबर होगा 3 के। क्या आपको समझ में आ गया क्या? ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये काफी काम आएंगे जब आप 8th और 9th क्लास में पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स रिलेटेड कोई भी चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बताइएगा एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल है? 4। एक ही बात है, एंगल 4 बराबर है 2 के या 2 बराबर है 4 के, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 6 बराबर है 8 के। ठीक है, अभी फिलहाल मैं लिखूंगा एंगल 5, बताइए किसके बराबर होगा, और एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला है ना, तो 7 के बराबर होगा, और एंगल लगा सकते हैं इस तरीके से, और 6 बराबर होगा एंगल 8 के। तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, ये होगा तरीका आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने का। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। नंबर 5 में आप देखिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम होता है वो होता है 180। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा देखना है कि इस तरीके से आपकी एक लाइन होगी, ओके क्लियर है, और इस तरीके से एक लाइन जारी होगी। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इस एंगल का नाम सपोज करो ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये जो पेयर बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम से। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप नोट करेंगे, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिएगा, सोच करिएगा, मैंने लाइन यहाँ पे खींच ली बेटा इस तरीके से, ओके, और ये लाइन बस केवल ओनली ये वन लाइन बस केवल ये वाली। ठीक है, तो क्या बना 1 2, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, मीन्स यदि मैं एंगल 1 को एंगल 2 को ऐड करूंगा तो वो भी मुझे क्या ला के देगा? 190 ला के देगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट 190, 180 डिग्री होगा। समझा है बेटा? इसी प्रकार से आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगर मैं ये एक लाइन लेता हूँ और ये लाइन उसके ऊपर फिर ये लाइन खड़ी हो गई है ना बेटा, तो फिर से क्या हो गया? लीनियर पेयर बन गया। जहां पर इस तरीके से आपको आधा चांद मिल जाए, ठीक है बेटा, मान लीजिए वहां पर आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? याद रख दीजिएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो हमने क्या करा? 1 2 को जोड़ा और 2 3 को जोड़ेंगे तब भी बन जाएगा। दिमाग लगाइए, 2 3 को ऐड करके भी 180 ही बनेगा, और 3 4 को ऐड करेंगे तब भी 180 बनेगा, 4 1 को ऐड करेंगे तब भी 180 बनेगा। और अब नीचे आ जाइएगा, अगर मैं 5 और 6 को जोड़ दूं, इधर से लेते हैं, जैसे 5 6 को जोड़ा तब भी क्या बनेगा मेरा? 180। ठीक है, 6 के साथ कौन सा एंगल है? 6 के साथ अगला एंगल देखिए क्या है? 6 का अगला एंगल 7 है, तो आप 7 को भी जोड़ेंगे तब भी 180 बनेगा, और 7 प्लस 8 को ऐड करेंगे तब भी 180 बनेगा, और अगर 8 में आप ऐड कर देंगे एंगल 5 तो वो भी आपको 180 ही बना के देगा। तो यहाँ पर आप सब स्थानों पर क्या लिखेंगे? 180 180 180 और 180। तो ये होता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसके ऊपर एक लाइन हो या फिर 2 लाइनें हो, तो ये सारे जितने भी एंगल यहाँ पे होंगे वो सब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल के सवाल भी कैसे होते हैं और उसको कैसे हम करते हैं। चलिएगा, अब हम आगे बात करेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की। क्या बात करेंगे बेटा? अल्टरनेटिव एंगल भी बोल देते हैं कुछ लोग, कुछ इंटीरियर एक्सटर्नल अलग पढ़ लेते हैं, तो दोनों ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है नंबर 6 में अल्टरनेटिव, क्या बेटा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पहले पढ़ लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन यूजली होता है, और ये एंगल जो होते हैं हमेशा ये भी आपस में बराबर होते हैं, याद आपको रखना होगा। ठीक है बेटा, अब अल्टरनेटिव क्या है?
अल्टरनेटिव एंगल जब बनते हैं, जब आपने एक जेड देखा है कभी इस तरीके से जेड बन जाए, ठीक है बेटा, जेड आपका चाहे इस तरीके से बन जाए, मीन्स उल्टा जेड बनो या सीधा, तो ये वाला जो एंगल बनता है इस वाले का ये अल्टरनेटिव होता है, ये इसका क्या होगा बेटा, अल्टरनेटिव होगा। और अल्टरनेटिव एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, आप इसमें बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ जेड बन रहा है, देखिए हमने ये लाइन ली यहाँ से, ठीक है, इस लाइन को लेके हमने ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा, तो ये बना यहाँ पे जेड। दिमाग लगाइए, देखो ये यहाँ पर जेड बन रहा है, दिमाग लगाइए, बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो है ना जेड, तो यानी कि ये वाला एंगल जो 3 है, अंदर है ना, इंटीरियर है, तो ये इसके बराबर होगा 5 के, तो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। ये है अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है बेटा। और देखिए समझ में नहीं आया होगा, और एंगल जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस से भी आप समझ सकते हैं, 4 बराबर होगा 6 के। और ये काफी यूजफुल है, इनके माध्यम से आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिख देते हैं, लिखना पड़ता है आप लोगों को पेपर में या अपने क्वेश्चन में, तो लिख देते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, और यहाँ पर लिख देते हैं एंगल्स, सॉरी इंटीरियर था, इंटीरियर एंगल्स, तो ये बन गया आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसमें आप टी और लगाइएगा प्लीज, इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नंबर 7 की, अल्टरनेटिव, क्या बेटा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है क्या होगा, तो अब हमें जाना है एक्सटीरियर के पास। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला बाहर का एंगल है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मीन्स जो आपने, चलो ऐसा करने का समझ में नहीं आया था, आपको अभी समझा देता हूँ, ऐसे इसके लिए तो ये बराबर माना जाएगा, मैं आपको इसी के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या होता है, जैसे आपने ये 1 लिया, ठीक है बेटा, तो ये 1 देखो कहाँ है, इसी के ऊपर बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर गए हैं, तो हमें फिर इसके भी ऊपर आना होगा, ठीक है। तो 1 बराबर होगा 7 के, 2 बराबर होगा 8 के, ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 7 के, क्योंकि आप दिमाग लगाइए ना, देखो इतना देखिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला जो एंगल था इस वाले के बराबर क्या था, तो ये अंदर थे, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा एंगल था, वर्टिकल में कौन सा, ये जरा 1, तो इसके सामने तो 7 आएगा, नहीं आएगा बेटा, वैसे भी वर्टिकल का आपने पढ़ाई था, तो ये 1 जो होगा 7 के बराबर होगा, और 2 डायरेक्टली बराबर होगा 8 के, तो 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 स्टेप्स आपको याद रखने हैं जब भी आप पढ़ते हैं 2 पैरेलल्स एंड इस ट्रांसवर्सल, ठीक है। 8th क्लास में और 9th क्लास में 100% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने होते हैं आप सपोज करिएगा, हाँ इसमें एक चलो कॉन्सेप्ट और डाल लीजिएगा नंबर 8 में, इसमें एक कॉन्सेप्ट और डाल दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, नंबर 8 में आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिसे हम बोल देते हैं फुल फॉर्म में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को यहाँ पर कंसेक्यूटिव से लिया गया है कि उसके साथ जो अगला एंगल आता है इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके बेटा। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल होते हैं ना, 4 आपके एक्सटीरियर होते हैं और 4 इंटीरियर होते हैं। एंगल 1, 2, 7, 8 ये बाहर के एंगल होते हैं, इनको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। 3, 4, 5, 6 ये अंदर के एंगल है, ठीक है। तो देखो 3 के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये इसके साथ आता है, ठीक है बेटा। तो ये जो है एक ही लाइन के एक तरफ के एंगल होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो एंगल 3 और 6, अगर आप एंगल 3 को और 6 को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, और एंगल 4 को और 5 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना बेटा, 180 डिग्री। इस तरीके से आप लोग जो है को इंटीरियर एंगल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उनको सोल्व किया जाता है और उनका आंसर कैसे लाया जाएगा। देखिएगा नंबर 1 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो ना बेस्ड होगा बेटा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जाएगा ऐसे करके फाइंड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है इफ कोई भी एक लाइन एल है वो पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है बेटा, और आपको फिगर भी मोस्टली गिवन होता है। ठीक है, और ये सपोज करिए ये आपकी दोनों पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, ये आपकी दो पैरेलल लाइनें हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेटा, दिमाग लगाइएगा, क्या बन गया ये आपका ट्रांसवर्सल। तो यहां से आप लोगों को हमने बताया था कि ये चार एंगलों को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सपोज करिए सवाल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 110 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है x, तो क्या आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था यदि दो पैरेलल लाइनें हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। देख लेगा ये भी इधर इस लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो आप सिंपली लिख देंगे कि x की वैल्यू आप कह देंगे 110 और ये क्यों आएगा वो मेंशन आप यहाँ पे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करेंगे। मैंने यहाँ पे बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ऐसा हुआ है कि ये दोनों एंगल जो आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको कंफर्म होना चाहिए ये जो लाइन एल है ये एम के पैरेलल है, तभी केवल आप ये फॉर्मूला या फिर ये स्टेप यूज कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 में आप देखिएगा आपके पास जो है ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, मतलब तो स्ट्रेट है, अब ये पैरेलल बन गई है। ठीक है बेटा, और इस तरीके से ऐसे हो रहा है। अब हमें ये वाला एंगल जो है x दिया हुआ है और ये वाला एंगल सपोज करो 48 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? देखिए ये भी इस लाइन के ऊपर है और इधर की साइड है ना, इस साइड के इधर की साइड है, तो ये भी देखिए उस लाइन पर है और ऊपर की तरफ इधर की साइड है। तो आप x की वैल्यू जो है 48 डिग्री के बराबर रख देंगे, लेकिन कंडीशन है आपको ये मेंशन करना होगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे एक क्वेश्चन तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बनाते हैं और इस वैल्यू को कर देते हैं 126 डिग्री और इसे कर देते हैं 2x। देखिए क्वेश्चन को वेरिएशन आप देखिएगा, क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकती है और वो वेरिएशन कैसे आएगी ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी कुछ सेम यही स्टेप लगेगा कि जो 2x होगा वो 126 के बराबर होगा, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है बेटा x की, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन रूल लगाना होगा। मींस इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा इसके नीचे, तो 110/2 ये तो आपका आते होगा बेटा, तो 55 डिग्री टोटल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा और कुछ करके दिखाता हूँ। नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा, तो हमने अभी पढ़ा था टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, स्टेप नंबर 3 की हम बात कर रहे थे। अब हमारे पास सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, फाइंड x या a जो भी दे रखा होगा वहां पे, इफ l पैरेलल है m के, b जो पैरेलल है m के, तो ये है आपकी वो दो पैरेलल लाइनें। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको पैरेलल दे रखी है और लाइन देखो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी की लाइन हमेशा आपकी इस तरीके से होगी, लाइन आपकी इस तरीके से भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर मैंने सपोज करिए इस बार मैंने ये वाला यूज किया, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होगा ना बेटा। तो यहाँ पर आपको सपोज करो दिया हुआ है, सपोज करिए ये आपको दे दिया टोटल 160 सपोज कर लीजिएगा, और ये दे दिया है 3x प्लस का 10 दे दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, देखो प्रॉपर्टी आपकी लगेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली, क्योंकि ये जो सवाल मैं दे रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दे रहा हूँ। ये आपका n होगा, ये n होगा, तो आप लिख देना कि 3x + 10 विल बी इक्वल टू 160 डिग्री। अब हमें जो है 3x + 10 की वैल्यू नहीं निकालना था, हमें वैल्यू x का निकालना है। अब आप जो है इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये इधर कहता है प्लस का 10, इधर कहता हो जाएगा माइनस का 10, तो आप देखेंगे कि 3x = आ जाएगा 160 - 10, टोटल आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 150। ठीक है बेटा, इसी को अगर हम यहीं पे सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 150/3, जो कि कैंसिल हो जाएगी 50 टाइम्स, और आपका आंसर आएगा x का 50 डिग्री। डिग्री आप लगाना ना भूलें। ठीक है बेटा, अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ तो आप जब आंसर देखें तो उसे जरूर मेंशन करें वहां पर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 4 था। 5 क्वेश्चन देखिएगा, इसी के बेस पे करेंगे।
वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। जैसे सपोज करिए ये 100, इसको आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं कि ये आपका 100 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आप लोगों का 7x माइनस का 40, इसको आपको सोल्व करना है तो ये भी इस तरीके से ही सॉल्व होगा। यहाँ पर ये लाइन एल एम की जगह पी क्यू भी हो सकती है, लेकिन वो आपको मेंशन करेगा, ठीक है बेटा, कि पी जो है वो क्यू के पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली, ठीक है बेटा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो कभी भी बन सकते हैं, लेकिन अगर वो दो पैरेलल लाइनों से और ट्रांसवर्सल से बना है तो फिर वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आप 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन किसी प्रकार का हो आपको उसका मेथड अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए x/2 प्लस x/3, इस तरीके से कभी कभी दे देता है, ठीक है बेटा, ऐसा भी कर सकता है। तो इसमें हमने सपोज करिए इसे मान लिया था 120, अगर हम इसे लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 60 और 40, 100 हो जाएगा। तो मैं इसको हैंडल ही कर लेता हूँ और देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा। लेट्स सी तरीका क्या है करने का। पहले आप इस पर थोड़ा ध्यान लगाएं कि पहले तो हमने देखा कि ये भी इस लाइन के नीचे है और ये भी इस लाइन के नीचे है, इधरली तरफ है, इधर की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, x/2 प्लस x/3 विल बी इक्वल टू 100। ये लाइन लिखना नहीं भूलेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। इसके बिना अगर आप पेपर में करते हैं डायरेक्ट तो गिल्टी में आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आता, एक या दो नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x/2 और प्लस x/3 विल बी इक्वल टू 100। आप इनका एलसीएम लेंगे, 3 टू जा कितना होता है 6, फिर क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर मान के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो देखिएगा हमारा आंसर क्या आएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमारा आंसर आएगा, देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, ये हो जाएगा 8x, सही कह रहा हूँ बेटा, 8x होगा भाई 5। अच्छा मैंने गलती कर दिया बेटा, थोड़ा सॉरी, ये गलत है। 3x हो जाएगा 2x, ठीक है, ध्यान रखना है। टोटल हो जाएगा 5x, ठीक है। चलिए इसे 5x कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये इधर चला गया, कितना हो गया 600। ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे। तो 600 को आप डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 120 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस तरीके का बनाते हैं। सपोज करो ये जरूरी कि हमेशा 100 ही होगा या कुछ होगा। अच्छा तो हमारी वैल्यू आ गई है x की 120, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोज करो x/3 x/4 कर दिया है, ठीक है बेटा, और टोटल इसे कर दिया कितना बेटा 40 और 30 70 डिग्री, ये हमने 70 डिग्री कर दिया है। तो देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लोगों का सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, ये 7 था। कर लेंगे इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देखिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टाइप है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तभी आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर दिया है आप लोगों को 3x माइनस 60 और यहाँ पर दिया है x प्लस सपोज कर लिए 10 दे दिया गया है, इस तरीके से दिया है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो वैसे तो एक क्लियर आपको बता देता हूँ, इसमें हिंट देता हूँ। यहाँ पर 8 एंगल होते हैं, ठीक है। या तो उन दोनों को जब हम जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं तो वर्टिकल होते हैं, या फिर वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसमें बस दो ही कंडीशन है, तो आपको देखना है कि दोनों को बराबर करके सोल्व करना है या दोनों को ऐड करके 180 से करना है। अब ये बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा आपका, ये भी इसके ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है बेटा, देखो ये भी इसके ऊपर है, तो ये वाला और ये वाला क्या जाएगा आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसे आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये x है, इसमें भी x है, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये 10 आपके ऑलरेडी प्लस में है, माइनस का 60 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 60, ठीक है बेटा। 3x में से अगर एक x जाएगा तो आपके पास बचेगा 2x, जो कि बराबर देगा आपको 70।
अब आप लोग यहाँ से जो ना इस x की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो ये x जो है लिखा जाएगा 70/2 और आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है बेटा, ये तो आपको अच्छे तरीके से आता ही होगा। ठीक है, ये आपका सोल्व हो गया। x वाले टर्म्स आपको अलग करने होते हैं, जिनमें x नहीं है उनको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, उनको आपको अलग करना होता है और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना होता है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8। ठीक है, 8 में जो बेटा समझ आ गया होगा। नंबर 9 आप क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो नंबर 9 में क्या करना है ये देखिएगा आप लोग। सपोज करिएगा ये आपको दे दिया है 5x - 70 और ये दे दिया है 2x + 10 = 0, मतलब सॉरी यहाँ पर आप 20 कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, यहाँ पर से एंगल हटाओ, इसे हटाओ, इन्हें हटाओ, यहाँ पर लिख लेते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये दिया हुआ आपको a - 10 और ये दिया है आपको 60 - 5a। ठीक है बेटा, 60 - 5a। और अगर इसे आप 4a कर लेंगे तो ये और थोड़ा सा इजी बन जाएगा, 4a कर लीजिएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और यहाँ पर x के स्थान पर भी आपको क्या करना होगा बेटा, a करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सोल्व करने आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।